जय हिंद दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बिहार एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए आज की इस क्लास में जीके जीएस का टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं। और दोस्तों इसमें आप लोगों को जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और दोस्तों साइंस का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और जो आप लोगों को जो है बिहार एसएससी और दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में जो बार बार पूछा गया है प्रश्न, उसी प्रश्न को लेकर आया हूँ। ठीक है। और दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो साथियों चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष शुरू किया था। सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष शुरू किया था। और दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान को शुरू किया था। और दोस्तों बहुत एग्जाम में आप लोगों को पूछा गया है, मैक्सिमम एग्जाम में, कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोदी वंश का संस्थापक जो हो जाएगा बहलोल लोदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहलोल लोदी हो जाएगा। याद रखिएगा बहलोल लोदी सही जवाब हो जाएगा साथियों कि लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। और दोस्तों जो है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है? तो दोस्तों इब्राहिम लोदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोदी हो जाएगा। इब्राहिम लोदी हो जाएगा लोदी वंश का अंतिम शासक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या है 2 कि 1857 के क्रांति में पटना में विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था। 1857 में क्रांति के पटना में विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा पीर अली ने। ठीक है। कौन किया था साथियों? पीर अली ने किया था। और दोस्तों 1857 के क्रांति में पटना में विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली ने किया था। और दोस्तों मंगल पांडे एक ऐसा व्यक्ति था जो दोस्तों प्रथम जो है शहीद होने वाला व्यक्ति। दोस्तों प्रथम शहीद होने वाला व्यक्ति कौन था? प्रथम शहीद होने वाला व्यक्ति कौन था? तो हो जाएगा मंगल पांडे। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 3 कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। वेनेजुएला के घास को मैदान को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? लानोज कहा जाता है। और दोस्तों पंपास। ठीक है। अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? अर्जेंटीना के घास को मैदान को क्या कहा जाता है? तो साथियों पंपास कहा जाता है। ठीक है। सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा ताकि रिवाइज करने में आप लोगों को सुविधा हो। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, और दोस्तों इसका फ्री में पीडीएफ आप लोगों को लेना चाहते हैं तो आप लोगों को जो है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से आप लोगों को ज्वाइन हो जाना है। ठीक है। आप लोगों को जो है टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया गया है इस पीडीएफ को, तो पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ज्वाइन होकर। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी। बताइए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1929 ईस्वी में। कब हुआ था साथियों? 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1929 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 5। प्रश्न संख्या 5 है कि रजमनामा किसकी फारसी अनुवाद है। ठीक है। रजमनामा जो है किसकी फारसी अनुवाद है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा महाभारत का। किसका है? तो महाभारत का जो है फारसी अनुवाद है। और दोस्तों महाभारत के रचयिता कौन है? ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है कि महाभारत के रचयिता कौन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वेद व्यास। क्या हो जाएगा? वेद व्यास हो जाएगा महाभारत के रचयिता। ठीक है। और दोस्तों महाभारत का युद्ध जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो दोस्तों भारत के जो है हरियाणा राज्य में। कहाँ हुआ था? हरियाणा राज्य में हुआ था। हरियाणा राज्य में हुआ था महाभारत का युद्ध। ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को नोट करते जाइए। ठीक है। चलिए भारत में नियंत्रक सह महालेख परीक्षक का कार्यकाल होता है कितना वर्ष का होता है? बताइए। तो दोस्तों भारत में नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो होता है वो दोस्तों आप लोगों को 6 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र में सर्वोच्च चोटी है। धूपगढ़ जो है किस पर्वत क्षेत्र का जो है सर्वोच्च चोटी है।
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सतपुरा के। किसका है साथियों? सतपुरा के क्षेत्र को सर्वोच्च चोटी किसका है? धूपगढ़ है। धूपगढ़ जो है किस पर्वत क्षेत्र का सर्वोच्च चोटी है? तो सतपुरा के, ठीक है। और नीलगिरी जो है, नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है? तो नीलगिरी की पहाड़ी जो है आप लोग को तमिलनाडु में हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? तमिलनाडु में स्थित। दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु, इसको नोट कर जाइएगा, ठीक है। और दोस्तों सतपुरा की पहाड़ी जो है यानी कि पर्वत, वो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? मध्य प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या है 8 कि बोकारो स्टील लिमिटेड किसके मदद से स्थापित हुए थे? बताइए, बोकारो स्टील लिमिटेड जो है किसकी मदद से जो स्थापित हुए थे? तो दोस्तों ये सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ के मदद से, यानी कि रूस के सहयोग से। दोस्तों रूस के सहयोग से जो बोकारो स्टील लिमिटेड प्लांट जो है उसके रूस के सहयोग से आप लोगों को स्थापित किया गया था भारत में, ठीक है। और दोस्तों भारत का सबसे बड़ा आयरन स्टील लिमिटेड कौन है? तो बोकारो स्टील है, ठीक है, बोकारो स्टील लिमिटेड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्नों की ओर चलिए दोस्तों। प्रश्न संख्या है 9। दोस्तों प्रश्न संख्या 9 है कि दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में धन का निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की है? बताइए किस पुस्तक में की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में आप लोग को जो है यह जो व्याख्या किया गया है। चलिए दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है 3 से 4 बार क्वेश्चन को पूछा गया था। और दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोग को बिहार एसएससी और एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी में जो लगातार आप लोग को बार बार जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आया हूं, ठीक है। तो सभी प्रश्न को आप लोग नोट करते चलिएगा। चलो, अस्पृश्यता के अंत का संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? बताइए, अस्पृश्यता के अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो दोस्तों अस्पृश्यता मतलब आप लोग को होता है, अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, ठीक। क्या होता है दोस्तों? छुआछूत। क्या होता है? छुआछूत होता है। और दोस्तों छुआछूत का जो है आप लोगों को किस अनुच्छेद में व्याख्या किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में, ठीक है। अस्पृश्यता का जो है संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 17 से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 11। दोस्तों प्रश्न संख्या 11 है कि शाहनामा की रचना किसने की थी? बताइए, शाहनामा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों शाहनामा की रचना का फिरदौसी ने किया था। किसने किया था? तो फिरदौसी ने किया था शाहनामा की रचना, ठीक है। और यहाँ से एक और दोस्तों यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और दोस्तों आप लोग को 2 क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है, कि अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा के रचयिता कौन है? तो अबुल फजल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? अबुल फजल जो है अकबरनामा के रचयिता हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को दोनों क्वेश्चन को याद रखना है कि क्योंकि दोस्तों यह मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्नों की ओर चलिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 12। साथियों प्रश्न संख्या 12 है कि नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? नील आंदोलन को कहाँ चलाया गया था? तो दोस्तों यह बंगाल में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? नील आंदोलन आप लोगों को बंगाल में चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलिए। प्रश्न संख्या है 13 कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा क्या कहते हैं? बताइए क्या कहलाता है? उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया की रेखा को क्या कहा जाता है? सीमा रेखा को। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यह 38 डिग्री समांतर रेखा जो है आप लोग को उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को सीमा को अलग करती है। किसको करती है? नॉर्थ कोरिया एवं साउथ कोरिया को। दोस्तों ये दोनों को कौन अलग करती है? कौन सा समांतर रेखा? तो 38 डिग्री समांतर रेखा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है, कि रेड क्लिफ कौन दोस्तों पूछा जाता है? रेड क्लिफ किन 2 देशों को बीच में सीमा है, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा जो किन 2 देशों के बीच में है? तो दोस्तों यह जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 कि किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था? दोस्तों किस वर्ष जो है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1943 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों? 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेनाओं के नेतृत्व किया था। और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने, आप लोगों को बता देते हैं, सुभाष चंद्र फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना
कौन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और दोस्तों कब किया था? तो 1939 ईस्वी में। ठीक है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्नों की ओर चलिए दोस्तों। प्रश्न संख्या है 15, फाइकोलॉजी। ठीक है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों फाइकोलॉजी में आप लोगों को बता देते हैं कि शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसको अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में? तो शैवालों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। और दोस्तों इसमें जो है आप लोगों को क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को जो है इसमें बता देता है कि इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। और दोस्तों यह एक स्वपोषी होती है। क्या होती है दोस्तों? फाइकोलॉजी यानी कि शैवाल जो है एक स्वपोषी होते हैं, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और दोस्तों आप लोगों को कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहा जाता है और फाइकोलॉजी जो है शैवालों को अध्ययन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 कि हास्य गैस यानी कि दोस्तों आप लोग को हंसाने वाली गैस कौन सी गैस? दोस्तों हंसाने वाला गैस कौन सा है? बताइए हंसाने वाला गैस कौन सा है? तो N2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? N2O हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। यह हंसाने वाला गैस है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 17। साथियों प्रश्न संख्या 17 है कि पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए पानी का जो है पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का। किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? ब्लीचिंग पाउडर का साफ किया जाता है। आप लोगों को पानी को साफ किससे किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 18 है पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनाता है? पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनाता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा C2H4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? C2H4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है कि शिक्षा का अध्ययन अधिनियम 2009 में कब लागू किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लागू दोस्तों आप लोगों को अप्रैल 2010 में किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 2010 ईस्वी में लागू कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है साथियों क्लोरोफिल में? तो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है? बताइए दोस्तों कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। कहाँ है साथियों? मुंबई में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो बिहार में जल मंदिर जो है यह इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहार में जल मंदिर पावापुरी में स्थित है। कहाँ स्थित साथियों? बिहार में जल मंदिर जो है यह पावापुरी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या आप लोगों को हो जाएगा प्रश्न संख्या 23 हो जाएगा। ठीक है कि किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? बताइए किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम में। किस राज्य में साथियों? सिक्किम में जो आप लोग को जो है जेमू ग्लेशियर स्थित है। किस राज्य में? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 24 कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। दोस्तों यह किस देश से लिया गया है? बताइए किस देश के संविधान से लिया गया है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा जापान के संविधान से लिया गया है। किस संविधान से दोस्तों लाया गया है? तो जापान के संविधान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लाया गया है। ठीक है चलिए अगला प्रश्न हो गया। और दोस्तों चलिए प्रश्न संख्या है 25। दोस्तों प्रश्न संख्या 25 है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में यानी कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? बताइए दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रीवियस ईयर में आप लगभग जो है आप लोग को 7 से 8 बार क्वेश्चन को पूछा गया है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दोस्तों आप लोगों को शामिल किया गया है। कितने
कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है संविधान के 8वीं अनुसूची में। दोस्तों चलिए, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट एक लाइक कीजिए दोस्तों, आप लोग फटाफट लाइक कीजिए। और दोस्तों आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और इसका फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप लोग ज्वाइन होकर इसका फ्री में PDF ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।